मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर आर.बी. धवन और मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस लगभग पिछले 30-35 वर्ष से कर रहा हूँ। ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा गहरा विषय है जिस पर लंबी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे तक मैं पहुँचा कि आम तौर पर जो कुंडलियाँ देखी जाती हैं, कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है, वो राशि किस राशि में कौन सा प्लैनेट है, किस हाउस में कौन सी राशि है, इतना भर देख करके उसकी दशा अंतर्दशा के अनुसार प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन दोस्तों, जब कई वर्षों तक मैंने इस पर रिसर्च किया और मैंने ये पाया कि इस तरह से कुंडली देखना शास्त्रों में तो वर्णित नहीं है। मतलब आप देखिए कि रामायण काल था या महाभारत काल था, महाभारत ग्रंथ में या फिर रामायण में या और जो वैदिक साहित्य है उसमें भी, यहाँ तक कि पुराणों में भी, कुछ पुराणों में भी चर्चा मिलती है। उसमें अग्नि पुराण भी है, नारद पुराण भी है, तो इनमें नक्षत्रों की चर्चा मिलती है। राशियों के अनुसार कुंडली का कहीं वर्णन नहीं मिलता। नक्षत्रों के अनुसार ही जन्म कुंडली प्राचीन समय में वैदिक काल में देखी जाती थी। तो नक्षत्र सूक्ष्म होते हैं क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्रों का स्थान होता है। तो स्वाभाविक है कि नक्षत्रों की गणना और राशियों की गणना में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। तो इसी हिसाब से उनकी जो प्रेडिक्शन, उनके माध्यम से जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, फलादेश करते हैं और कुंडली विश्लेषण करते हैं, तो राशियों में ग्रहों की स्थिति हो उसका हम फलादेश करें, उसके अनुसार विश्लेषण करें, या कुंडली में नक्षत्रों के अनुसार जो ग्रह हैं, किस नक्षत्र में किस ग्रह की स्थिति है, और इसमें भी अनेकों पद्धतियां हैं। नक्षत्र पद्धति एक अकेली नहीं है। अगर हम नक्षत्र कुंडली से कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो भाव कुंडली या राशि कुंडली की तुलना में कहीं ज़्यादा सूक्ष्म परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। ये मैंने पाया कई वर्षों तक इस पर रिसर्च करने के बाद, और मैं लगभग 2-3 वर्षों से केवल और केवल नक्षत्र कुंडली के अनुसार ही कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। तो आज का वीडियो विशेष इसी विषय पर है। आज मैं आपको एक कुंडली का विश्लेषण नक्षत्र कुंडली के अनुसार हम करने जा रहे हैं। आप भी इसको अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो समझ सकते हैं किस तरह से इसका प्रभाव नक्षत्र कुंडली के अनुसार होगा। तो आइए, ये एक कुंडली है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये कुंडली बहुत ज़्यादा इनकी एज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2007 का इनका जन्म है। और ये कुंडली अगर हम राशि कुंडली के अनुसार देखें तो कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में लगन में ही बुध की स्थिति है, और 12वें घर में सूर्य, केतु और शनि की स्थिति है। 11वें घर में शुक्र की स्थिति है। चंद्रमा और मंगल 9वें घर में है। राहु की स्थिति 6ठे घर में है। गुरु की स्थिति 3रे स्थान पर है। ये लगन कुंडली की बात है। अगर हम इन्हीं ग्रहों को नक्षत्र कुंडली में हम देखते हैं तो कैसे होगा। नक्षत्र कुंडली में जो लगन का स्थान है, लगन उत्तरा फाल्गुनी के 4थे चरण में है। और इसके बाद मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल की स्थिति आत्मकारक ग्रह की है, यानी सबसे ज्यादा अंशों वाला ग्रह आत्मकारक होता है। ये रोहिणी नक्षत्र के 4थे चरण में मंगल की स्थिति हो जाती है। अब शुक्र ग्रह की स्थिति दूसरे नंबर पर आती है। आत्मकारक के बाद जो आता है अमात्य कारक। अमात्य कारक का मतलब यह है कि जो दूसरे नंबर पर ज्यादा अंशों वाला हो। इसका प्रभाव क्या होता है ये भी मैं समय समय पर वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, लेकिन आज इस कुंडली के विश्लेषण के अनुसार जो भी आप समझेंगे कि नक्षत्र गणना और राशि गणना में
कितना सूक्ष्म अंतर होता है। तो शुक्र ग्रह अमात्य कारक होगा और ये ग्रह अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। अब इसके बाद सूर्य ग्रह की स्थिति तीसरे नंबर पर आती है। ये भ्रातृ कारक है, इन भाई बहनों का कारक ग्रह बन जाता है जैमिनी मत के अनुसार, और पूर्व फाल्गुनी के दूसरे चरण में इसकी स्थिति है। गुरु की स्थिति माता का कारक बन जाता है, ये चौथे स्थान पर है, और मातृ कारक होकर के ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में है। इसके बाद चंद्रमा आता है। चंद्रमा पुत्र कारक है इस कुंडली में और रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में है। शनि की स्थिति उसके बाद आती है, शनि का स्थान, और ये ज्ञाति कारक है और ये मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। बुध ग्रह की स्थिति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में है। यह दारा कारक या कलत्र कारक कुछ भी कह लीजिए, यानी लाइफ पार्टनर के विषय में इससे ज्यादा पता चलता है। अब अगर हम राहु को देखते हैं तो शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में है और केतु है मघा नक्षत्र के चौथे चरण में। तो इसमें हम नक्षत्र में आगे अगर हम गणना करते हैं तो चंद्रमा के नक्षत्र से तारा गणना सबसे पहले समझते हैं। तारा गणना क्या होती है ये भी किसी वीडियो में सूक्ष्मता से मैं आपको समझा दूंगा। और तारा गणना के अनुसार लगन अति मित्र तारा में है। उसके बाद मंगल की स्थिति जन्म तारा में है, शुक्र ग्रह की स्थिति साधक तारा में है, सूर्य की स्थिति मित्र तारा में है और गुरु की स्थिति भी साधक तारा में है। लेकिन साधक तारा जो शुक्र ग्रह है वो छठे वाला है और ये गुरु है 15वें वाला साधक तारा। इसी तरह से चंद्रमा तो जन्म तारा में होगा ही, वो तो हर एक की कुंडली में होगा ही। विशेष बात यह है कि शनि ग्रह इस कुंडली में वध तारा में है। ये घातक होता है। वध तारा जो है सबसे ज्यादा रुकावटें डालने वाला और नेगेटिविटी वाला प्लेनेट बन जाता है। जो ग्रह भी वध तारा में हो, वो चंद्रमा को छोड़ करके कोई भी हो सकता है। मंगल, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई भी हो सकता है। वध तारा का ग्रह कष्टकारी होता है। इसके बाद बुध ग्रह की स्थिति जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कलत्र कारक या दारा कारक है, ये अति मित्र तारा में है। अच्छी है ये बुध ग्रह की स्थिति इस कुंडली में। और राहु ग्रह शतभिषा के दूसरे चरण में विपत्त तारा में, ये वध तारा से थोड़ा कम लेकिन ये भी कष्टकारी है। और केतु की स्थिति इस कुंडली में वध तारा में है। अब इस जातक का प्रश्न क्या है? इस जातक का ये जानना चाहता है कि इनका जो प्रोफेशन है वो उसका हालचाल क्या होगा और आने वाले समय में ये किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। क्या विदेश जाएगा? विदेश जाकर के इसकी उन्नति हो सकती है? ये भी एक इसी में प्रोफेशन से संबंधित ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो जॉब करने के लिए हो सकता है विदेश जाने का मन बना रहा हो। तो आइए इस कुंडली को देखते हैं। अब हम एक रह गई है कुंडली D9 नवांश कुंडली। नवांश कुंडली को अगर देखें तो ये मीन लगन बैठती है नवांश में और 12वें घर में बुध ग्रह की स्थिति। वहाँ लगन में बुध ग्रह की स्थिति थी और यहाँ 12वें घर में बुध ग्रह की स्थिति है। राहु और शुक्र 11वें स्थान में मकर राशि में, गुरु 10वें स्थान में है अपनी ही राशि धनु में। सूर्य की स्थिति 7वें स्थान में, मंगल और केतु इनकी स्थिति 5वें स्थान में है। यहाँ पर मंगल नीच राशि का है केतु के साथ। चंद्रमा चौथे घर में है और मिथुन राशि का शनि की स्थिति वृषभ राशि और तीसरे स्थान में D9 कुंडली में है, नवांश कुंडली में है। इस समय पर राहु की महादशा चल रही है। तो हम ये राहु को देखते हैं। राहु की महादशा जो है इनकी, उसमें विपत्त तारा में राहु की स्थिति है। तो इसका मतलब क्या 18 वर्ष जो है पूरे वो विपत्ति के रहेंगे, कष्ट वाले रहेंगे? ऐसा नहीं है। राहु ग्रह की स्थिति विपत्त तारा नक्षत्र में है यहाँ पर। और फिर ये जो आप देख रहे हैं नक्षत्र तारा कुंडली, इसमें अगर आप देखते हैं तो राहु की स्थिति
राहु की स्थिति तो ठीक है, राहु की स्थिति आपने देख ली कि विपत्त तारा शतभिषा नक्षत्र में है, और विपत्त तारा शतभिषा नक्षत्र दरअसल राहु का अपना ही नक्षत्र है, तो अपने ही नक्षत्र में होकर के विपत्त तारा में है। तो राहु ग्रह की स्थिति इस तरह से विपत्त तारा की है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये ही राहु ग्रह विपत्त तारा का लॉर्ड भी है, विपत्त तारा का स्वामी भी है। तो मतलब ये है कि विपत्ति वाला समय तो पूरी राहु की अंतर्दशा में तो रहेगा। महादशा में किन किन अंतर्दशाओं में ये कष्टकारी रहेगा राहु, ये भी हमें देखना है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राहु की तो 18 वर्ष की होती है महादशा। अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में राहु ग्रह की महादशा में शनि ग्रह की अंतर्दशा का समय चल रहा है। शनि ग्रह की अंतर्दशा राहु में रहेगी 11 जून 2024 से लेकर 18/4/2027 तक। और शनि ग्रह का मुख्य प्रभाव रहेगा इस समय पर, क्योंकि शनि ग्रह अंतर्दशा में है और अपने मित्र की महादशा में इसकी अंतर्दशा का फल क्या होगा। आइए इसको समझते हैं नक्षत्र कुंडली के अनुसार। तो नक्षत्र कुंडली ये कहती है कि शनि ग्रह इस कुंडली में मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में है और ये ज्ञाति कारक है, वध तारा में है ये। और इसमें प्रभाव क्या होगा? वध तारा में रोग सूचित होते हैं, ऋण सूचित होता है और शत्रु भी सूचित हो रहे हैं। यानी शत्रु जरूरी नहीं कि आकर के युद्ध करें आपके साथ, शत्रु वो भी होते हैं जो आपके लिए रुकावटें डालने वाला काम करें। तो आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसमें आपके कंपटीटर आपके लिए रुकावटें हैं, तो उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा, कहने का ये मतलब है। तो वध तारा का प्रभाव रोग, ऋण और शत्रु के रूप में इनको ज्यादा दिखाई देगा। शनि की अंतर्दशा है वध तारा वाली, और शनि की अंतर्दशा जून 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और अप्रैल 2027 तक रहेगी। आप समझ सकते हैं कि इसीलिए इस जातक को जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता पड़ी। जब इंसान कष्ट में होता है तो अवश्य मार्गदर्शन ले लिया जाना चाहिए, और जनरल मार्गदर्शन लें तो आपकी इच्छा है, लेकिन नक्षत्र कुंडली के अनुसार सूक्ष्म विधि से हम मार्गदर्शन देते हैं। आप भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। तो चलिए वापस आते हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं जैसा प्रभाव शनि की अंतर्दशा में रहेगा। अब शनि की अंतर्दशा के बाद राहु में आ जाएगी बुध की अंतर्दशा। बुध की अंतर्दशा रहेगी 18/4/2027 से 4 नवंबर 2029 तक। आइए बुध ग्रह को देखते हैं। बुध ग्रह इस जन्म कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव दिखा रहे हैं। बुध ग्रह देखिए, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में अति मित्र तारा में है। ये लाइफ पार्टनर, अगर इसकी शादी हो जाती है तो वो इनका साथ देने वाला होगा लाइफ पार्टनर। उसके कारण से मुसीबतें और मुश्किलें कम हो जाएंगी, ये सूचित कर रहा है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि अति मित्र तारा में अपनी स्थिति दर्ज करवा रहा है। अब वापिस आते हैं हम शनि ग्रह पर, क्योंकि शनि ग्रह की अंतर्दशा हम 2 मायने में देखेंगे। एक तो शनि ग्रह की स्थिति वध तारा नक्षत्र में है, और वध तारा नक्षत्र इसके लिए मघा नक्षत्र है। इसके जन्म के नक्षत्र से इसकी गणना होती है। जन्म का नक्षत्र है रोहिणी, तीसरा चरण। तो रोहिणी से हम गिनते चले आते हैं, तो अगर हमें पता चलता है कि ये 7वां नक्षत्र बैठता है मघा नक्षत्र, तो मघा नक्षत्र इसीलिए वध तारा वाला नक्षत्र हुआ। अब शनि ग्रह की स्थिति, शनि ग्रह किस तारा का लॉर्ड है ये भी हमें देखना है। तो शनि ग्रह प्रत्येरी तारा का लॉर्ड भी है इस नक्षत्र कुंडली के अनुसार। तो इसका मतलब ये हो गया कि शनि इस गाल पर भी थप्पड़ और उस गाल पर भी थप्पड़, यानी दोनों तरफ से वो परेशानियां पैदा करना चाह रहा है। शनि ग्रह दोनों प्रकार से आपको संघर्ष बता रहा है, 2 एंगल से आपको संघर्ष बता रहा है। और प्रत्येरी तारा का मतलब क्या होता है? प्रत्येरी तारा भी कष्टकारी होता है। कई प्रकार की मुश्किलें ऐसे समय में
प्रकट होती हैं, रहती हैं जब तक कि उस प्रत्येरी तारा वाले ग्रह की दशा या अंतरदशा हो। इसी बुध को हम देखते हैं तो बुध किस तारा का लॉर्ड है? ये शनि तो प्रत्येरी तारा का स्वामी है और वध तारा में स्थित है। बुध ग्रह साधक तारा का स्वामी है। अति मित्र तारा में इसकी स्थिति थी, तो बुध ग्रह कोई शक नहीं कि इसका जो अगर इसकी शादी अभी हो जाए तो इसमें सलाह यही दी जाती है कि शादी इसके समय से पहले जल्दी कर दी जाए। तो इसका जो लाइफ पार्टनर है वो इसके लिए सहायक बन करके आएगा। जो मुश्किलें चल रही हैं, अगर व्यापार करता है तो उसमें भी इनको राहत मिलेगी। मैरिज के बाद सपोर्ट बन के आएगा लाइफ पार्टनर, यहाँ से ये इंडिकेशन मिलता है, स्पष्ट संकेत मिलता है। अब इसी कुंडली को हम एक और एंगल से देखेंगे। देखिए, इस कुंडली में हम आधान आदि नक्षत्र की गणना करते हैं और बड़े मजे की बात यह है कि ये 27 नक्षत्रों की गणना नहीं होती, इसमें हम अभिजीत नक्षत्र को भी शामिल करके चलते हैं। तो इसका मतलब 28 नक्षत्रों से ये गणना की जाती है। ये बड़ी खास है। और खास कैसे है? तो इसमें आप देखिए कि तत्व पता चलते हैं। सबसे पहले तो 5 तत्व। आपका जो जन्म का नक्षत्र होता है वो होता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का नक्षत्र है इनका रोहिणी। अब रोहिणी पर हमें ये देखना है कि कोई किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव तो नहीं है। हाँ है, क्रूर ग्रह का प्रभाव है। मंगल की स्थिति रोहिणी नक्षत्र में ही है और जो जन्म का नक्षत्र है रोहिणी वो पृथ्वी तत्व नक्षत्र होता है। पृथ्वी तत्व पर मंगल ग्रह का प्रभाव है। तो यहाँ ये पता चला कि मंगल ग्रह इनके पृथ्वी तत्व यानी जन्म के नक्षत्र को पीड़ित कर रहा है। तो काफ़ी प्रभाव जन्म के बाद लंबे समय तक इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा इनको। तो इसका निवारण भी क्या हो सकता है, आइए इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इस 28 नक्षत्रों के खेल आधान आदि नक्षत्र को समझ लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जैसे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो इनकी कुंडली में 23 नंबर नक्षत्र है जन्म के नक्षत्र से। ये क्या होता है? ये वैनाशिक नक्षत्र कहलाता है। वैनाशिक नक्षत्र का मतलब विनाश नहीं हो जाता, यानी अपने ही जो खास लोग हैं, अपने ही जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनसे झगड़ा होने का पूरा अंदेशा होता है। कब होता है? जब वैनाशिक नक्षत्र में स्थित ग्रह कोई भी हो तो उसकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो आइए देखते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कोई ग्रह तो नहीं है। इसकी कुंडली में सौभाग्यशाली है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति नहीं है। तो आम तौर पर छोटी मोटी बात को लेकर कोई बड़ा झगड़ा नहीं दिखाई देता। इसके बाद 18वां नक्षत्र। 18वां नक्षत्र क्यों खास है? 18वां नक्षत्र समुदाय नक्षत्र कहलाता है। समुदाय नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति हो तो वो भी हर प्रकार से अमंगलकारी होती है, अशुभ होती है। और उस समय पर अगर शिक्षा का समय है तो शिक्षा के लिए शुभ है, नौकरी कर रहा है तो नौकरी के लिए शुभ है, वैवाहिक सुख का समय है तो वैवाहिक सुखों में परेशानी होती है। तो समय समय पर अलग अलग प्रकार की परेशानी इसमें होती है। तो ये समुदाय नक्षत्र यानी 18वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा। आइए देखते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति है या नहीं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति नहीं है, यहाँ भी इनकी सुरक्षा हो रही है। इसके बाद 16वां नक्षत्र है संघातिक नक्षत्र। अब ये नक्षत्र है मूल नक्षत्र। इस नक्षत्र में अगर गोचर में भी कोई ग्रह आ जाता है, क्रूर ग्रह, तो भी आर्थिक संकट, आर्थिक हानि होती है। और अगर कुंडली में कोई ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाती है, वो मूल नक्षत्र में होगा इनकी कुंडली में, तो संघातिक नक्षत्र में होगा, वो ऐसा माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक हानि की सूचना मिल रही है। तो आइए देखते हैं मूल नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति है, इनकी कुंडली में नहीं है, तो आर्थिक हानि का भी कोई विशेष संभावना हमें नहीं दिखाई दी इस कुंडली में। आप इस कुंडली का विश्लेषण रुचि लेकर के समझिए, क्योंकि यह नक्षत्र कुंडली है और वैदिक पद्धति यही है।
तो इसमें एक, अब आगे चलते हैं तो एक 25वां नक्षत्र भी होता है। 25वां नक्षत्र जन्म के नक्षत्र से, ये कहलाता है मनस नक्षत्र, मन पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव, मनस नक्षत्र कहलाता है। और इसकी कुंडली में है रेवती नक्षत्र, मनस नक्षत्र। अब देखते हैं कि इस रेवती नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति है या नहीं है। किसी क्रूर ग्रह की स्थिति इसकी कुंडली में रेवती नक्षत्र में नहीं है। तो अश्विनी नक्षत्र जो है वो है 26वां नक्षत्र। 26वां नक्षत्र जाति नक्षत्र कहलाता है और ये इसकी कुंडली के अनुसार अग्नि तत्व वाला नक्षत्र है। अग्नि तत्व से संबंधित जो परेशानियां हो सकती हैं वो जीवन में होंगी अगर इस अश्विनी नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति होगी तो आइए देखते हैं, अश्विनी नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति नहीं है। तो चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी 27वां नक्षत्र, जन्म के नक्षत्र से जो 27वां नक्षत्र है वो देश नामक नक्षत्र है और इसकी कुंडली में भरणी नक्षत्र 27वां नक्षत्र बन रहा है। अब भरणी नक्षत्र 27वां नक्षत्र बन रहा है तो ये है आकाश तत्व वाला ग्रह, ये है आकाश तत्व वाला नक्षत्र। तो देखते हैं भरणी नक्षत्र में किसी ग्रह की स्थिति है तो आकाश ग्रह को प्रभावित कर रहा है। अगर शुभ ग्रह की स्थिति है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की स्थिति है तो फिर परेशानी है। तो भरणी नक्षत्र में किसी भी ग्रह की स्थिति ही नहीं है तो कोई खतरा है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है 28वां नक्षत्र। दोस्तों ये जो कुछ नक्षत्र हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि जन्म के नक्षत्र से हम इसकी गणना करते हैं। तो जन्म का नक्षत्र पृथ्वी तत्व होता है और 25वां जन्म के नक्षत्र से जो नक्षत्र होता है वो होता है वायु तत्व को प्रतिनिधित्व करता है और वो इसकी कुंडली में है रेवती नक्षत्र। 25वां 26वां नक्षत्र होता है वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अग्नि तत्व को कोई ग्रह दूषित तो नहीं करता, हमें ये देखना होता है, या वायु तत्व को कोई ग्रह दूषित तो नहीं कर रहा जो कि 25वें नक्षत्र से पता चलता है, तो वो भी हमें देखना होता है। आकाश तत्व दूषित नहीं हो रहा इस कुंडली में, अब तक हमने ये परिणाम तक पहुंचे हैं। भरणी नक्षत्र है आकाश तत्व वाला इसकी कुंडली के हिसाब से। अब कृतिका नक्षत्र इनकी कुंडली के अनुसार 28वां नक्षत्र है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गणना होती है 28 नक्षत्रों के अनुसार, आधान आदि नक्षत्र पद्धति इसको कहते हैं और क्रूर ग्रहों का वेद कहते हैं कष्ट फल होता है। तो क्रूर ग्रह का वेद होना कष्ट फल होता है, कष्ट प्राप्त होता है, चाहे वो गोचर में वेद कर रहे हों इन नक्षत्रों का। नक्षत्र कुंडली अगर आप विश्लेषण करते हैं तो उसमें वेद एक बड़ी महत्वपूर्ण संज्ञा है, यानी वेद को हम देखना होता है कौन सा ग्रह किस नक्षत्र का वेद कर रहा है। तो जल तत्व वाला ग्रह है अभिषेक नक्षत्र और ये होता है 28वां नक्षत्र। इसकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र 28वां नक्षत्र है, ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो नक्षत्र है कृतिका, इसमें किसी ग्रह की स्थिति है या नहीं है, कोई ग्रह की स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब इस कुंडली में वायु तत्व भी इसका शुद्ध है, कोई परेशानी नहीं है, और अग्नि तत्व भी शुद्ध है इनकी कुंडली में, आकाश तत्व भी शुद्ध है, जल तत्व भी शुद्ध है। आर्थिक संकट के भी कोई संकेत नहीं मिले, कोई बड़ा आर्थिक संकट को बड़ा नुकसान नहीं होगा इसके जीवन में इसको, और बाकी किसी प्रकार की कोई झगड़ा अपनों से खास करके बड़ा झगड़े का मतलब है कोर्ट केस मुकदमा, इस तरह की कोई ऐसी संभावना इसकी कुंडली में हमें दिखाई नहीं दी। मुख्य प्रश्न पर अभी भी हम बने हुए हैं। इनका मुख्य प्रश्न है प्रोफेशन को लेकर के। तो आइए प्रोफेशन की बात करते हैं। हम आ जाते हैं इस रिपोर्ट के सेकंड पेज पर। इस रिपोर्ट में हम 2 पेज बनाते हैं मुख्य रूप से, और ये नक्षत्र कुंडली कहलाती है। मैं नक्षत्र कुंडली के अनुसार ही कुंडली का विश्लेषण आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो नक्षत्र कुंडली के अनुसार से यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाई है वो मैं स्वयं ही बनाता हूँ और ये मैनुअल कैलकुलेशन होती है। नक्षत्र गणना किसी सॉफ्टवेयर की खास मदद हम नहीं लेते। तो इसमें मैंने लिखा है कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति, जैसा कि हम देख कर आए थे कि मंगल ग्रह की स्थिति रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण से, जो कि इसका जन्म का नक्षत्र है,
और मंगल की स्थिति भी उसी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा वाले नक्षत्र में है, तो मतलब ये है कि पृथ्वी तत्व इसकी कुंडली का दूषित है। तो पृथ्वी तत्व दूषित हो तो क्या होता है भाई? पृथ्वी तत्व वाले नक्षत्र में मंगल की स्थिति पृथ्वी तत्व को दूषित कर रही है, जिसके प्रभाव से मंगल ग्रह की महादशा या फिर अंतरदशा का फल अच्छा नहीं होगा। मंगल ग्रह का गोचर भी अच्छा नहीं होगा। मंगल ग्रह जब जब इसकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में आएगा तो पृथ्वी तत्व उस समय भी दूषित होगा। तो ये दो एंगल हैं, एक तो गोचर देखना है हमें और एक दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखनी है। तो इसका प्रभाव इसकी कुंडली में क्या होगा? इसके प्रभाव से, चाहे वो गोचर प्रभाव अशुभ हो या अंतरदशा प्रभाव अशुभ हो, तो इसके प्रभाव से व्यक्ति अपरिवर्तनीय हो जाता है, यानी उसमें ढीठ हो जाता है, ऐसा मान सकते हैं आप, और दुराग्रही हो जाता है, किसी की बात नहीं मानने वाला, हठी जिद्दी और सहिष्णु, उसको किसी की बात सहन भी नहीं होती, ये भी है इसमें। स्वार्थीपन आ जाता है, उन्मादी भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उन्माद करने लग जाता है कोई कोई बच्चा। आप समझते हैं इस बात को। भौतिक आवश्यकताओं की कमी भी उसके जीवन में उसको झलकती है। तो भौतिक आवश्यकताओं का स्थिर आधार नहीं बन पाता, मतलब एक टिकाव नहीं हो पाता। आर्थिक परेशानियां भी होती हैं उसको, और पेट से संबंधित परेशानियां, और इसके अलावा पैरों से संबंधित परेशानियां विशेष रूप से इसको देखने में आती हैं, वो आएंगी जब मंगल का प्रभाव होगा, मंगल की अंतरदशा या महादशा, या फिर मंगल इस रोहिणी नक्षत्र पर जब जब गोचर करेगा तब तब। तो पृथ्वी तत्व दोष का निवारण करने के लिए क्या करना है? इस दोष के निवारण के लिए हम बताते हैं, भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप है सधोजात रूप। उस सधोजात रूप मंत्र, सधोजात रूप का विशेष मंत्र है, और उस मंत्र का पाठ करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन पाठ कर लिया, इसको लाइफ टाइम करना पड़ता है। लाइफ टाइम आप 11 मंत्र या ज़्यादा कर सके तो एक माला आप जाप कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से, तो ये सधोजात रूप हेल्प करता है इस दोष को शांत करने में। तो इसमें जो सधोजात मंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। सधोजातम प्रपद्यामि सधोजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्वमा भवोद भावाय नमः। ये है इसका मंत्र है, जो कि 36 अक्षरों वाला मंत्र है, और इस मंत्र के पाठ निरंतर करते रहने से ये दोष, पृथ्वी तत्व का दोष शांत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी विश्लेषण में हम और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक नक्षत्र गणना के अनुसार एक पद्धति और भी है जिसको कहा जाता है लता दोष। लता दोष मुख्य रूप से क्या है कि जन्म कुंडली में, नक्षत्र कुंडली में हम बात करें तो ठीक होगा, नक्षत्र कुंडली में कोई ग्रह किसी विशेष नक्षत्र में जब गोचर कर रहा होता है तो उस समय पर कौन सा ग्रह उसको फल नहीं देने देता, यही लता दोष है। इसको लात मारना भी कहते हैं। तो कोई ग्रह अपने आगे वाले उस संख्या वाले नक्षत्र को लात मार रहा होता है, उसको फल नहीं देने देता, और कोई ग्रह अपने से पीछे वाले कुछ विशेष संख्या वाले ग्रह को लात मार रहा होता है, उसको फल नहीं देने देता। तो यहाँ पर देखें क्या है, उसका परिणाम क्या होता है। इसकी कुंडली में सूर्य जो है 12वें नक्षत्र पर, जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, तो जब जब सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे गोचर में, ये गोचर का फलादेश होता है, लता दोष इसको कहते हैं। लता दोष देखना मतलब गोचर फलादेश देखना। तो जब जब सूर्य इसकी कुंडली के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे तब तब इनके लिए सूर्य लता दोष की सूचना देंगे। क्या होगा, इनको अगर शासन से कोई लाभ होने की उम्मीद है तो वो उस समय पर रुक जाएगा। व्यापार, नौकरी में कठिनाई हो सकती है, मान सम्मान की कमी भी हो सकती है। तो ये सूर्य के कारण से, सूर्य का गोचर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब होगा तब ऐसा हो सकता है। मंगल तीसरे नक्षत्र पर वो लात मारते हैं, और तीसरा नक्षत्र जो है मंगल का है भरणी। अब भरणी नक्षत्र में जब जब मंगल ग्रह की स्थिति होगी तो क्या होगा, झगड़े, चोट, मंगल का स्वभाव ही है, वो
फाइटर ग्रह है, फाइट करने वाला प्लेनेट है। झगड़े, चोट, चोरी, लूट या हानि या भय, राज्य पक्ष से परेशानी, तनाव, कलह वगैरह, ये सब कुछ उस समय पर हो सकता है जब गोचर में मंगल की स्थिति भरणी नक्षत्र में हुआ करेगी। जब जब भी होगी, थोड़ा दशाएं उस समय पर अगर अच्छी हैं तो फिर कम होगी, दशाएं बुरे ग्रह की हैं तो फिर ज़्यादा होगी। ये भी हमें इसके साथ तालमेल बैठाना होता है। इसके बाद फिर गुरु ग्रह छठे नक्षत्र पर लात मारते हैं, लता दोष होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इनकी कुंडली के हिसाब से बनता है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु ग्रह क्या करेंगे अगर लात मार रहे होंगे तो शरीर कष्ट, पारिवारिक प्रतिकूलता, परिवार से नाराजगी, भय, असुरक्षा, स्थान परिवर्तन, संबंध विच्छेद, ये सब चीज़ें संभव होती हैं अगर दशा भी बुरी चल रही हो तो। फिर शनि की जो लता है वो 8वें नक्षत्र पर होती है, और 8वां नक्षत्र है शतभिषा। ये शनि क्या करेंगे? शनि ग्रह अनेक परेशानियां सूचित करेंगे। शतभिषा नक्षत्र जो है उसमें शनि ग्रह की स्थिति इनके लिए ठीक नहीं है। हानि, रुकावटें, अरिष्ट की संभावना, अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो ये शनि के गोचर के कारण से होंगी जब शनि शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। पुष्य नक्षत्र में शुक्र इसी तरह से गोचर कर रहे होंगे तो वो लता दोष होगी। लेकिन ये पीछे, ये तो आगे थे जो मैंने सूर्य, मंगल और गुरु शनि के कहे हैं, ये आगे की तरफ लात मारते हैं। और इसके अलावा शुक्र, बुध और राहु और चंद्रमा या केतु भी ये पीछे की ओर लात मारते हैं। तो ये लता दोष होता है। इस तरह से लता दोष की मैं अलग से एक वीडियो विस्तार पूर्वक भी कभी बना दूंगा। आज है कुंडली का विश्लेषण। शुक्र पुष्य नक्षत्र में लता दोष की सूचना दे रहे हैं। शुक्र क्या करेंगे? चल रहे प्रयास बाधित होंगे, विपरीत लिंग से प्रेम, आकर्षण, इन संबंधों से हानि की संभावना रहेगी शुक्र के कारण से। बुध 7वें नक्षत्र पर अपने पीछे वाले नक्षत्र ग्रह को जो है, जो 7वें नक्षत्र पर होगा उसको लात मारेंगे। तो क्या होगा? यह है मघा नक्षत्र। तो इसमें बुध ग्रह क्या करेंगे? बुध ग्रह अपमान, चोरी, लांछन, बहस से हानि, बहस नहीं करनी चाहिए, धन हानि, क्रोध मिश्रित पछतावा, विधन, ऐसी चीजें संभव हैं ऐसे समय में जब बुध ग्रह का गोचर होगा मघा नक्षत्र में। फिर इसके बाद राहु हो या केतु हो, ये दोनों में से कोई भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब होगा तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनके लिए लता दोष का कारक ग्रह बन गया है। लता दोष यहाँ सूचित कर रहा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में राहु या केतु। अभी राहु या केतु क्या करेंगे? लता दोष अगर सूचित कर रहे होंगे तो रुकावटें, परेशानियां, झूठे आरोप, अचानक होने वाली समस्याएं इसमें हो सकती हैं। चंद्रमा, अब चंद्रमा हर उल्टे, यानी चंद्रमा पीछे की तरफ जो 22वां नक्षत्र है चंद्रमा से, वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा हमेशा अपने पीछे वाले 22वें नक्षत्र को बताता है कि वहाँ लता दोष है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब चंद्रमा आएगा, जब जब भी आएगा, तो मानसिक पीड़ा, क्रोध मिश्रित पछतावा, मान सम्मान की हानि और अपयश, ऐसी संभावनाएं होंगी। तो ये दोस्तों, ये विश्लेषण में सेकंड वाला दोष है, लता दोष इसको कहते हैं। ये गोचर देखा जाता है इससे। अब इसकी कुंडली में राहु महादशा में शनि की अंतरदशा वर्तमान समय में चल रही है। तो हमारा ये विश्लेषण है, ये नतीजे तक हम विश्लेषण में पहुंचे हैं कि इसकी कुंडली में शनि ग्रह प्रत्यरी तारा का स्वामी है और वध तारा में इसकी स्थिति है। तो दोनों चीजें ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है वध तारा का प्रभाव क्या होगा और प्रत्यरी तारा का प्रभाव क्या होगा, दोनों को हमें समझना होगा, तालमेल दोनों में बैठाना होगा। प्रत्यरी तारा होने से ये समय विरोध वाला होगा, असम्मान वाला होगा और अपमान वाला भी हो सकता है, किसी से अपमान। ये समय जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं, रुकावटें देता है। इस समय में नए और पुराने विरोधी, नए शत्रु या पुराने शत्रु सक्रिय हो जाते हैं। ये समय शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर प्रकार के नकारात्मक परिणाम देने के लिए शक्तिशाली माना गया है। इसी तरह से वध तारा और थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वध तारा का प्रभाव क्या होगा? शनि वध तारा में है ना, तो इस दशा अवधि में शनि की अंतरदशा में किसी कार्य की समाप्ति की सूचना मिलती है। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी
कहा गया है ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और तब और ज़्यादा हो सकती हैं जब पहले से ही कोई हेल्थ संबंधी इशू हैं, तो और भी ज़्यादा खतरा है, विशेष करके तब जब पहले से ही कोई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो। पहले से चल रही शिक्षा से संबंधित समस्याएं भी और बढ़ जाती हैं, व्यापार से संबंधित समस्याएं हो तो वो भी बढ़ जाती हैं, तो आर्थिक समस्याएं तो होती ही होती हैं। तो ये वास्तव में यही समय इसका चल रहा है, इसी कारण से इन्होंने कंसल्टेशन लेना चाहा। 11/6/2024 से 18/4/2027 तक शनि वध तारा में हैं, नक्षत्र गणना के अनुसार, और प्रत्येरी तारा के स्वामी हैं, तो इनकी दशा का प्रभाव इस तरह से रहेगा। इसके अलावा जो शनि ग्रह हैं, वो शनि ग्रह जब भी वध तारा वाला प्रभाव होगा इनकी कुंडली में, तब भी इसी प्रकार का गोचर में भी फल ऐसा ही प्रकट करेंगे। तो उसको हम नहीं लेते, क्योंकि दशा अंतरदशा के अनुसार ही आज इस कुंडली का विश्लेषण किया है। इसके उपाय भी हैं। भगवान शिव की उपासना की जाती है। वध तारा का अगर प्रभाव ज़्यादा हो तो अभिषेक किया जाता है, भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। अब इसके बाद जो है इनकी राहु महादशा में बुध की अंतरदशा आरंभ हो जाएगी अप्रैल 2027 से, और फिर नवंबर 2029 तक रहेगी। बुध साधक तारा का स्वामी है, और इसकी कुंडली में अति मित्र तारा में बुध ग्रह की स्थिति है। बुध ग्रह की अंतरदशा आ रही है आगे 2027 अप्रैल से, और बुध ग्रह जो है वो क्या कहते हैं तारा गणना यानी नक्षत्र गणना के अनुसार, तो साधक तारा हर प्रकार की सिद्धि देने वाला समय होगा इनका। हर कार्य में सिद्ध होगा वो कार्य, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसका मतलब यह है इस कालावधि में थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा शुभ परिणाम प्राप्त किए जाएंगे, और कार्य क्षेत्र जो भी इसका है, अगर ऐसे समय में कोई शिक्षा प्राप्त कर रहा है या कोई नौकरी कर रहा है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र होगा उसमें उपलब्धियां मिलेंगी, सफलताएं मिलेंगी इस दशा में। ये सब कुछ उसके लिए मान सम्मान में वृद्धि वाला समय, ये कठिन से कठिन लक्ष्यों की पूर्ति करवाने वाला समय है। पूर्ण रूप से सफलता प्रदाता ग्रह बन जाएगा बुध ग्रह, क्योंकि अति मित्र तारा में भी, अति मित्र तारा का फल क्या कहा गया है, इस समय आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। बुध ग्रह की अंतर्दशा कितनी शानदार है इनकी, शुभ घटनाओं वाला समय है, और ये नक्षत्र तारा संरक्षक की तरह पोषण करने वाला माना गया है। अध्यापन में अधिनायक बनाने की क्षमता वाला, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़े लक्ष्य है कि निश्चित ही प्राप्ति करवाने वाला समय माना गया है। तो इसमें अगर हम शिक्षा के लिए बात की, तो शिक्षा के लिए ये जो कुंडली है ये अच्छी कुंडली है। तो इसमें ये शिक्षक भी बन सकता है, और ये काउंसलिंग भी करने वाला कोई बन सकता है, किसी भी विषय का ये सलाहकार बन सकता है, ऐसा प्रोफेशन ले सकता है। विदेश गमन या विदेश रहने के मामले में इन्होंने प्रश्न किया था, तो उसमें हम D4 देखते हैं। D4 का मतलब यह है कि डिवीजन 4, विदेश गमन के लिए जातक कभी कभार विदेश जा सकेगा, परंतु विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण करने या नौकरी करने का कोई संकेत इसकी कुंडली में नहीं है। स्पष्ट लिख दिया है इसकी कुंडली में हमने, अर्थात देश में ही ये उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा और नौकरी भी अपने ही देश में करेगा। प्रोफेशन या कैरियर के बारे में इन्होंने पूछा है, तो इसमें यम देवता दशमांश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसके कारण से इसके स्वामी मंगल और गुरु हैं, और इसकी दिशा दक्षिण है। जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में इसको सफलता मिलेगी। नियमों का सख्ती से पालन करने वाला होगा ये, जो भी प्रोफेशन होगा इसका। कानून से संबंधित कार्य हो सकता है। नौकरी जिसमें वकील, जज, प्रशासनिक सेवा या फिर इंजीनियरिंग, सेना या पुलिस से संबंधित कार्य के भी संकेत मिलते हैं। तो ये चुनाव आपका अपना है, आपको इशारा दे दिया है, आपको इन्हीं क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद कुछ विशेष हमने लिखा है। इसमें लिखा है कि वर्तमान समय मार्च 2027 तक बहुत अधिक चुनौतियों वाला समय है। इसके लिए किसी प्रकार के
परिवर्तन के संकेत भी हैं, चाहे शिक्षा संस्थान में परिवर्तन करना पड़ सकता है आपको, या सब्जेक्ट का परिवर्तन करना सकता है। जो आप विषय लिए हुए हैं, जिसका पढ़ाई कर रहे हैं, उसको बदलना पड़ेगा। कठिनाइयों को उपाय के द्वारा कम किया जा सकता है, तो उपाय हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब एक खास बात यहाँ पर हमने और लिखी है इसमें, वो शुभ और भाग्य वृद्धि के लिए सहायक कुछ वनस्पतियाँ भी होती हैं, कुछ धारण करने लायक रत्न भी होते हैं। तो वो क्या है, इसकी कुंडली के हिसाब से, सबकी कुंडली में अलग अलग होता है, तो अपने अपने कुंडली का विश्लेषण करने से ये पता चलता है। कृतिका नक्षत्र की जो वनस्पति है वो इसके लिए मदद कर सकती है, इसकी हेल्थ के लिए। यानी हेल्थ खराब हो, जब जीवन में मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, कोई भी हेल्थ इशू हो, उसमें ठीक करने के लिए इस वनस्पति यानी गूलर इसके लिए निकलती है। गूलर का वृक्ष अगर हो सके तो पौधा लगा ले, अपने गमले में लगा ले, चाहे आसपास कोई लकड़ी मिल जाए उस गूलर वृक्ष की, तो वो अपने पास रखे हमेशा। तो इससे उसको मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये बेनिफिट मिलेंगे। अब दूसरा, फिर मृगशिरा नक्षत्र भी इसी तरह से बेनिफिशियल नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र का जो वृक्ष है वो खादिर का मतलब कत्था का वृक्ष होता है। कत्था जो आप पान में खाते हैं ना, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ तो नहीं होता उसका, आप कत्था सूखा हुआ का टिकिया मिलती है पंसारी के पास, आर्थिक समृद्धि प्रदान करने वाली होगी, या हमेशा अपनी पॉकेट में रखे, ये सलाह दी गई है। या फिर कत्थे का लकड़ी कहीं मिल जाए तो वो अपने पास रख ले। इसके बाद अंतिम है जो इसको मैंने सुझाव दिया, ये 3 सुझाव हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट निवारण के लिए, हर प्रकार से सुख शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए इनको पन्ना रत्न 6 से 9 रत्ती का सोने की अंगूठी में जड़वा करके शनिवार के दिन दाहिने हाथ की छोटी उंगली में या गले में लॉकेट बनवाकर हमेशा धारण करना चाहिए। ये लाइफ टाइम के लिए है ये रत्न। दोस्तों, रत्न जो है बदलते नहीं रहना चाहिए। रत्न एक होता है जिसको हम भाग्य रत्न कहते हैं, ये भाग्य रत्न है इनका पन्ना। हर एक के लिए एक रत्न का चुनाव ही करना चाहिए। 2-4 आप 2-2 3-3 मैंने कईयों को देखा है कि अंगूठियां पहने होते हैं, पुखराज की पहन ली और साथ में मूंगे की पहन ली, साथ में नीलम की पहन ली, मतलब अल्ट्रम सट्रम ये पहनने से कोई लाभ नहीं होगा। आपकी मदद करने वाला आपका एक ही घनिष्ठ मित्र काफ़ी है। तो और वो उसका चुनाव बड़े सोच समझ करके नक्षत्र कुंडली के अनुसार हम करवाते हैं। तो इनके लिए भाग्य रत्न पन्ना हुआ, पन्ना इनको हमेशा धारण करने से जीवन में हमेशा इनको सहायता मिलेगी बुध ग्रह की। तो दोस्तों, ये था विश्लेषण एक कुंडली का। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कि ये किसकी कुंडली है, और इसकी केवल मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूँ। वो है 4 सितंबर 2007 और 7:49। इसका महाराष्ट्र का जन्म है। तो इस तरह से कुंडली का विश्लेषण आप भी करवा सकते हैं अपने मित्र के लिए, अपने परिवार में किसी सदस्य के लिए। अगर आपको नक्षत्र कुंडली से विश्लेषण करवाना है तो आपको किस प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं, इस विषय को समझाने के लिए ही ये आज का वीडियो है। तो ऐसे वीडियो में और लेकर के आता रहूँगा समय समय पर, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं और अनेक समस्याओं को लेकर के हमारे पास क्लाइंट आते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट किसी कुंडली का विश्लेषण करते हुए फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो आप अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, यही हमें बेनिफिट है। सब्सक्राइब करना अगर आप करेंगे तो बड़ा एहसान होगा आपका। नमस्कार।